नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबके लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप खुद ये डिसाइड कीजिएगा कि इस मामले में पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए या पुलिस की आलोचना की जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन भी है और मैं आलोचना जैसी बात भी कह रहा हूं। तो क्यों कह रहा हूं, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आई होप कि आप उस नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले जल्दी से गुरुग्राम में जो पिछले दिनों एक बड़ी वारदात हुई जिसमें एक अच्छी टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या खुद उसके पिता ने गोली मारकर कर दी, उसके बारे में जल्दी से थोड़ी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इस घटना के बारे में तो खैर अब तक पता है ही, आप लोग क्राइम तक के नियमित दर्शक हैं। लेकिन जो नई जानकारी है वो ये है कि, बल्कि नई जानकारी क्या, मैं ये कहूँगा कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट पर सबको हैरानी है, वो ये कि क्या कोई पिता सिर्फ इतना सुनने भर से कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो अपनी बेटी की जान ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में है। ठीक उसी तरह से जैसे सोनम और राजा रघुवंशी वाले मामले में लोगों के मन में ये सवाल था कि शादी नहीं करनी थी, ना करते, अगर भाग जाना था तो भाग जाते। राजा रघुवंशी की हत्या इतने बर्बर तरीके से क्यों की? मोटिव क्या रहा उस मर्डर का? जिस तरह से लोगों को वो बात समझ में नहीं आ रही थी, उस तरह से राधिका हत्या के मामले में लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर एक पिता ने सिर्फ लोगों के ताने या सुनी सुनाई बातों में आकर अपनी बेटी की हत्या क्यों कर दी। और यही वजह है कि ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें कत्ल का आरोपी पिता मौके से ही गिरफ्तार हो गया और उसने गिरफ्तार होने के साथ ही अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और यहां तक कि यह भी कहा कि मुझे फांसी दिलाओ। लेकिन इसके बावजूद उसने हत्या क्यों की, इसके पीछे उसने जो कहानी बताई उस कहानी पर लोगों को यकीन नहीं है। और मुझे भी सच पूछिए तो पूरी तरह से यकीन नहीं है कि जो कहानी राधिका के पिता ने बताई है, दीपक यादव ने, उस कहानी पर पूरी तरह से यकीन कर लिया जाए, ऐसा मुझे भी नहीं लगता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इनकी जिंदगी में क्या चल रहा था कि दीपक ने अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। तो अलग अलग सूत्रों से जो जानकारी छनकर सामने आ रही है उससे यह पता चलता है कि राधिका शायद एक ऐसी लड़की थी जो खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। ऐसे तो हर बच्चा, हर लड़की या लड़का खुलकर जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप का ओवर प्रोटेक्टिव होना या ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करना कई बार बच्चों के गले की हड्डी बन जाता है या गले की फांस बन जाता है। इस मामले में जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले तो जो पूर्व कोच है अजय यादव, उसका ये कहना कि राधिका ने उनसे चैट करते हुए ये कहा था कि वो कहीं फॉरेन में सेटल होना चाहती है और यहाँ उसे बड़ी घुटन होती है, ये जो है इस बात की तरफ इशारा करता है कि राधिका पर पाबंदियां बहुत ज़्यादा थी या रही होंगी। और दूसरा, इस हत्याकांड के बाद राधिका की जो एक क्लोज फ्रेंड है हिमांशिका सिंह, उसने जो इंस्टा पर वीडियो बनाकर जो बातें कही हैं उन बातों से बिल्कुल जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हिमांशिका सिंह ने यह कहा है कि राधिका उसे ये बताया करती थी कि उसका पूरा रूटीन सेट है और यहाँ तक कि कहीं पर भी अगर वो थोड़ा इंडल्ज करती थी या बाहर कुछ देर के लिए आती भी थी, घूमने भी जाती थी, तो उसे अपने घर वालों को एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके पापा और घर के लोग मोबाइल फ़ोन भी चेक किया करते थे। यहाँ तक कि हिमांशिका से अगर राधिका वीडियो कॉल पर भी बात करती थी तो घर वाले आकर फिर फ़ोन चेक करते थे कि अच्छा बताओ किससे बात की, कितने देर बात की। और ये बात जो है हिमांशिका बता रही है, जो क्लेम कर रही है कि वो राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी और वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। तो जाहिर है लड़कियां अपने सहेलियों को, दोस्तों को दिल की बात बताती हैं। और अगर हिमांशिका ये बात कह रही है और भावुक होकर कह रही है, जिसका डायरेक्टली इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और आज के ज़माने में जब आदमी किसी दूसरे के मामले में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहता है, यहाँ तो आपने अनगिनत ऐसे मामले देखे होंगे कि सड़क पर कोई आदमी तड़प रहा होता है, लोग उसकी मदद नहीं करते, लोगों को लगता है कि छोड़ो यार, कौन टांग गड़ाए। लेकिन यहाँ अगर कोई लड़की किसी की हत्या के बाद उस मामले में इन्वॉल्व होकर पूरे इमोशन के साथ अगर ये बातें कह रही हैं तो कुछ तो बात उसके पास, कुछ तो राज उसके पास भी होंगे, जिन बातों को मेरे हिसाब से पुलिस को खंगाल कर देखना चाहिए। एक और अहम बात उसने ये भी कही है कि जब वो राधिका के घर गई इस हत्याकांड के बाद, तो जो भी नाते रिश्तेदारों से बातचीत हुई, जो भी लोगों से वो मिली, उससे उसको ये इम्प्रेशन हुआ, उसको ये आइडिया मिला कि राधिका के पिता दीपक यादव काफ़ी दिनों से, मतलब कम से कम 3 दिनों से, उसने कैटेगरिकली कहा है कि 3 दिनों से अपनी बेटी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था वो दीपक यादव। और
उसने जो है इसके लिए बाकायदा रिवॉल्वर का भी अलग से इंतज़ाम कर रखा था। हो सकता है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर हो, परिवार का ही हो, लेकिन हत्या करने से पहले उसको निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर रखना या उसको चेक करना कि ये ऑपरेशनल है या नहीं, इस तरह की चीज़ें जो है वो दीपक यादव 3 दिनों से कर रहा था। अब ये बात हिमांशिका सिंह ने कही है, तो उसने ये कहा है कि घर जाकर उसके जब मैंने लोगों से बातचीत की तब मुझे इस बात का पता चला। तो इसका मतलब परिवार के अंदर भी इस तरह की सुगबुगाहट ज़रूर होगी, वरना हिमांशिका सिंह को ये 3 दिन वाली बात कैसे दिमाग में आई। तो हिमांशिका सिंह से इस मामले में भी मेरे हिसाब से पुलिस को भी सवाल जवाब करना चाहिए। और हिमांशिका जिस तरह से खुलकर बोल रही है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा फैक्ट या फैक्टर पुलिस को बताए जिससे ये क्लियर हो सके कि आखिर दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या क्यों की। दीपक ने हत्या की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक की तफ्तीश के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं तो पर्सनली वहाँ प्रेजेंट नहीं था, लेकिन और कोई इस मामले का कोई चश्मदीद भी नहीं है, क्योंकि दीपक की पत्नी और राधिका की माँ दूसरे कमरे में थी, बेटा कहीं और गया हुआ था, तो सिर्फ बाप बेटी वहाँ पर थे, तो कोई चश्मदीद तो नहीं है, परिवार के लोग भी चश्मदीद नहीं है। लेकिन जिस तरह से दीपक ने सारी बात कबूली है और जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम के बारे में बताया गया, घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया, उससे देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि दीपक ने हत्या की है। लेकिन हत्या का जो मोटिव है, वो जो मोटिव बता रहा है, उस मोटिव पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। तो क्या ज़रूरत से ज़्यादा राधिका पर पाबंदी थी और राधिका क्या कुछ रिबेलियस किस्म की चाइल्ड बन गई थी, कुछ ज़्यादा अपने माता पिता के फैसलों का विरोध करने लगी थी? इसी घुटन की वजह से क्या माता पिता के साथ उसके बीच में दुराव था, कोई दूरी थी, अलगाव था, जिसकी वजह से दीपक यादव ने हत्या की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और राधिका ऐसा क्या करना चाहती थी जिससे दीपक यादव इतने नाखुश थे, ये भी पता करने की ज़रूरत है। तो खैर, अभी तफ्तीश में ये बातें कब तक सामने आती भी हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में जब पुलिस चार्जशीट प्रिपेयर करेगी तो उस वक्त भी क्राइम तक पर आपको इससे जुड़ी अपडेट जानने सुनने को मिलेगी। तो खैर, राधिका यादव वाले केस पर मुझे इतनी ही बात कहनी थी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आइए क्राइम इन्वेस्टिगेशन की उस कहानी की शुरुआत करता हूँ, घटनाक्रम की शुरुआत करता हूँ। ये मामला है साल 2020 का, 2020, और नोएडा में एक सेक्टर है, सेक्टर 49। यहाँ एक परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र बमुश्किल 7 साल है, ये तीनों रहते थे। अचानक 2020 में जो पत्नी है, उसका नाम है नेहा, वो 7 साल की बेटी मानसी के साथ घर से कहीं गायब हो जाती है। अवधेश, जो कि इस घर का मुखिया था और नेहा का पति था, वो जब काम से घर लौटा तो उसने देखा कि नेहा घर में नहीं है और बेटी भी नहीं है। तो वो थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वाइफ बगैर बताए, बिना बताए कहीं जाती नहीं थी। इस पर उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। लगातार कॉल जाता रहा, लेकिन पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। और उस दिन वो काफ़ी परेशान रहा, क्योंकि पत्नी बेटी दोनों से बात नहीं हो पा रही थी। बेटी तो खैर छोटी थी, 7 साल की, उसके पास अलग से कोई फ़ोन नहीं था। इसके कुछ देर बाद जब वो और फ़ोन करने लगा अपनी पत्नी को, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब ये और फिक्र और चिंता बढ़ाने वाली बात थी। अपने तौर पर अवधेश ने नेहा को खूब ढूंढा। आसपास जो भी जानने वाले लोग हैं, पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनको भी नेहा के बारे में जानकारी दी और अपनी बेटी मानसी के बारे में बताया कि दोनों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद कोई खबर माँ बेटी की इनको नहीं मिल पाई। इसके बाद अवधेश नोएडा पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस के पास पहुंचकर उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और माँ, जो उसकी पत्नी है, उसकी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख दी, लेकिन अक्सर गुमशुदगी के मामलों में, जैसा कि मैंने देखा है, पुलिस ने कोई बहुत सिंसियरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि नेहा और मानसी का कोई पता नहीं चला। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा और वक्त गुजरता रहा, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अवधेश थाने के चक्कर लगा कर थक गया और जब कोई जानकारी मिली नहीं तो पुलिस ने 2 साल बाद 6 नवंबर 2022 को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने का फैसला कर लिया। फाइनल रिपोर्ट मतलब इस मामले को शट कर देना या क्लोज कर देना। ऐसे मामले जो इन्वेस्टिगेट करके पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है, उन मामलों में पुलिस एफआईआर लगाती है, फाइनल रिपोर्ट लगाती है।
लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट भी कोर्ट अगर उस रिपोर्ट को स्वीकार करे तभी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाती है, अदरवाइज पुलिस को उस मामले को ओपन रखना पड़ता है, फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो 2022 में पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा तो दी, कोर्ट में अर्जी भी लगा दी। लेकिन इधर जब अवधेश को ये पता चला कि 2 सालों तक भटकने के बाद भी उसकी पत्नी और बेटी का कोई पता नहीं चला और पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई, ऊपर से पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, तो वो बड़ा आहत हुआ, बहुत उसे दुख हुआ और उसे लगा कि पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती। अगर पुलिस ने सही से ढूंढा होता तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, मेरी वाइफ का जो मोबाइल नंबर है वो मैंने दे रखा है, कभी तो स्विच ऑन हुआ होगा, किसी लोकेशन पर तो उसकी कोई खोज खबर मिली होगी। पुलिस ने शायद सर्विलांस पर भी नहीं लगाया, तो वो बहुत हताश हुआ और वो पहुँचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने पूरी कहानी बताई, पूरा वाकया बताया और कोर्ट से ये फरियाद की कि इस मामले को क्लोज़ ना किया जाए। इसको अगर पुलिस ने क्लोज़ करने की अर्जी दी भी है तो आप काइंडली इसको रीओपन कीजिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि मेरी बेटी और मेरी बीवी गई कहाँ और किस साल में गई, क्या किसी ने किडनैप कर लिया या अपनी मर्ज़ी से चले गए, मेरा हक है जानने का। तो कोर्ट में जब उसने ये फरियाद की तो हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा और हाई कोर्ट ने फिर से नोएडा पुलिस को ये कहा कि इस मामले में बहुत ही गहन जांच आप कीजिए और माँ बेटी का पता लगाइए। पुलिस फिर से बैक टू द बेसिक्स जिसे कहते हैं, 360 डिग्री पे घूमकर मामला वहीं पर आ गया और पुलिस को अब इस मामले की जांच करनी थी। दिक्कत ये थी कि अब एक लंबा वक्त गुजर चुका था, 2 साल से ज़्यादा का। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि रिसेंट किसी केस से जुड़े जो सबूत या सुराग होते हैं इस मामले में वो भी नहीं थे। तो पुलिस खैर फिर से इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने लगी। क्या किया पुलिस ने री इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, इसकी डिटेल या जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब ये री इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा था तब दिल्ली के शाहदरा में एक माँ बेटी की लाश मिली और लाश इस कंडीशन में मिली कि जो मृतक महिला थी उसकी डेड बॉडी को देखकर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी या फिर उसका फेस डिसफिगर हो चुका था। तो बेटी मतलब माँ की पहचान जो है वो मुमकिन नहीं थी। जो बेटी थी उसकी उम्र वही तकरीबन 7-8 साल की थी जो लाश मिली थी। तो जब दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी नोएडा पुलिस से शेयर की तो नोएडा पुलिस ने फिर अवधेश को इसके बारे में बताया, सेक्टर 49 की पुलिस ने, कि एक माँ बेटी की लाश मिली है जो एज ग्रुप तुम्हारी पत्नी और बेटी का है, उसी एज ग्रुप का है, तो एक बार शाहदरा जाकर उसे तुम देख लो, चेक कर लो। इससे पहले जो नेहा के घर वाले हैं, मतलब अवधेश के ससुराल वाले, उनको बताया गया था कि क्योंकि वो भी इस मामले में जागरूक थे, अपनी बेटी और अपनी नातिन को ढूंढ रहे थे, तो उनको जब बताया गया था तो वो भी शाहदरा पहुँचे और शाहदरा पहुँचने के बाद उन्होंने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया और ख़ासकर जो बच्ची की डेड बॉडी है मानसी की, उसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि हाँ ये हमारी नातिन मानसी की ही बॉडी है और बाकी महिला की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो इस चीज़ को दिल्ली पुलिस ने अपने बही खातों में दर्ज कर लिया कि माँ बेटी की पहचान हो गई, क्योंकि अगर लाश बेटी की है साथ में महिला है तो वो माँ ही होगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई डीएनए जांच नहीं करवाई। हालांकि जब अवधेश को पता चला और अवधेश दिल्ली में जाकर उसने लाशें देखी तो उसने देखते ही कह दिया कि ये ना तो मेरी बेटी है और ना ही मेरी पत्नी है। तो उसके हिसाब से ये बॉडीज़ जो है वो उसकी पत्नी और बेटी की नहीं थी। तो दिल्ली पुलिस ने फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो कर दिया और बता दिया कि इस मामले में कोई आगे सुराग नहीं मिल पा रहा है। नोएडा पुलिस चूँकि दिल्ली पुलिस के टच में थी और नोएडा पुलिस को एक उम्मीद जगी थी कि अगर ये बॉडीज़ जो है वो नेहा और मानसी की होगी तो वो इस केस को क्लोज़ कर देंगे और मर्डर अगर हुआ होगा तो दिल्ली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करती रहेगी। तो लेकिन नोएडा पुलिस जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उसको इस मामले में कोई कार्य प्रगति नहीं हुई, क्योंकि अवधेश ने तो क्लेम करने से ही मना कर दिया। तो ये मामला फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वही ढाक के 3 पात साबित हुआ और इस बार भी पुलिस ने कुछ महीनों तक जांच करने के बाद इस केस में फाइनली फिर से फाइनल रिपोर्ट लगा दी और एक तरह से इस केस को नोएडा पुलिस ने फिर से शट कर दिया। लेकिन अवधेश जो एक बच्ची का पिता था और एक पति था, वो नोएडा पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन से कन्विंस्ड नहीं था और उसके मन में एक उम्मीद की किरण थी कि आज नहीं तो कल उसे ज़रूर ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी और बेटी कहाँ है। और उम्मीद की किरण इसलिए थी कि उसे लगता था कि ज़माना टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल फ़ोन का है, तो हो सकता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुझे पता चले
और वो दिमाग लगा रहा था कि और कैसे पता चल सकता है। तो उसको लगा कि हो सकता है कि कल को मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हो, किसी स्कूल में उसका एडमिशन हो, तो आधार कार्ड उसका अगर बने और आधार कार्ड में कोई एड्रेस चेंज कराने वाली बात हो, आधार कार्ड तो अलबत्ता बना हुआ था, लेकिन कोई एड्रेस चेंज कराने की बात हो या कोई और डिटेल उसमें चेंज कराने की बात हो सकता है कि मुझे उसके बारे में OTP के ज़रिए जानकारी मिले। ये चीज़ जो है उसका, आप कहिए कि उसकी दूरदर्शिता थी या वो फोरसाइट कर रहा था, और यही सब चीज़ ध्यान में रखकर उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर M-आधार नाम का जो ऐप है आधार का, वो उसने डाउनलोड कर रखा था, ताकि कल को अगर उसकी बेटी के आधार की कोई भी डिटेल में कोई तब्दीली की जाए तो उसको उसका नोटिफिकेशन मिले। और इत्तेफाक से हुआ ये कि इस साल 2025 में अप्रैल के महीने में उसे इस तरह के नोटिफिकेशन आने लगे। उसके पास एड्रेस चेंज के नोटिफिकेशन आए, और वो एड्रेस चेंज उनकी बेटी मानसी के का जो करंट एड्रेस था नोएडा का, उसको बदलने के लिए वो एड्रेस चेंज का नोटिफिकेशन जो है उसके पिता के नंबर पर, अवधेश के नंबर पर आ रहा था, क्योंकि मानसी का कस्टोडियन जो है उसका पिता था और उसके आधार के साथ जो नंबर अपडेटेड था या जो जुड़ा हुआ था वो अवधेश का ही मोबाइल नंबर था। अब जब अवधेश को ये OTP आने लग गए एड्रेस चेंज के लिए, तो उसे ये बात समझ में आ गई कि शायद वो जो सोच रहा था ये मामला उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब वो फिर से भागा भागा नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस के पास पहुंचा और उसने पुलिस वालों को पूरी कहानी बताई और कहा कि ये देखिए मेरे पास OTP भी आ रहे हैं, अब तो हुजूर पता कर दीजिए कि मेरी बेटी और पत्नी कहाँ है, क्योंकि अगर हत्या हो गई होती, वो लाश अगर उनकी होती, तो इस OTP का सवाल नहीं होता। तो पुलिस वालों की भी आत्मा मान लो जाग गई और आत्मा ने उनको झकझोरा पुलिस वालों को। तो इस बार पुलिस वालों ने थोड़ा सीरियसली और सिंसियरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस वालों ने आधार का अपडेट करने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी से बातचीत की, OTP कहाँ से जनरेट हुआ ये पता की, उसका लोकेशन क्या था पुलिस ने ये भी पता करने में कामयाबी हासिल कर ली। नोएडा पुलिस वक्त के साथ जो है वो काफ़ी अपडेटेड और अपग्रेड भी उसने अपने आप को किया है। तो नोएडा की साइबर पुलिस इस मामले में लगी और फाइनली वो लोकेशन पता चल गई कि आधार अपडेशन के लिए ये लोग कौन से आधार केंद्र में जा रहे हैं जहाँ से ये OTP जनरेट हो रही है। और वो आधार केंद्र था राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर का। जोधपुर में एक लोकेलिटी है देवनगर। माँ बेटी इन दिनों देवनगर में रहते थे और जीवित थे, सही सलामत थे। तो जब देवनगर का एरिया लोकेट हो गया और OTP के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई, तो पुलिस की एक टीम इस माँ बेटी को ढूंढती हुई जोधपुर के देवनगर में पहुंची और नाम इनका वही था, एड्रेस चेंज हो चुका था। तो उनके नए पते पर जाकर इन लोगों ने जब दबिश दी तो ये माँ बेटी वहाँ से रिकवर कर ली गई, बिल्कुल सही सलामत, जिंदा, हाथ पांव सब सही। और 5 साल बाद इस तरह से घर से गायब माँ बेटी का नोएडा पुलिस ने पता लगाया, और पता लगाया राजस्थान के जोधपुर शहर से। उसी नोएडा पुलिस ने जो 5 सालों तक इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती रही और 2 बार उसने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तफ्तीश होने पर, पूछताछ होने पर पता चला कि जो अवधेश की पत्नी है नेहा, वो बहुत एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पर और उसके पास कुछ ऐसे डेटिंग ऐप्स भी उसके मोबाइल में थे। उसी डेटिंग ऐप के ज़रिए उसकी मुलाकात किसी लड़के से हुई थी और जिस लड़के से मुलाकात हुई वो उसके प्रेम जाल में फंस गई और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पति अवधेश को छोड़कर अपनी बेटी के साथ जो है वो पलायन कर गई, भाग गई। और उसने इसके बारे में अवधेश को कोई जानकारी नहीं दी और कोई लड़ झगड़ करके या बता कर नहीं गई। तो अवधेश इतने दिनों तक इसी मुगालते में था कि पता नहीं उसकी बेटी को या माँ को कहीं किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। लेकिन यहाँ मामला किडनैपिंग का नहीं बल्कि रजामंदी से भागने का था। तो इसके बारे में पुलिस ने फाइनली जानकारी जुटा ली और माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट इस मामले में परिवार का जब मिलन होगा तो उनका क्या स्टैंड रहता है, वो रीयूनाइट होना चाहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये मई महीने की बात है, 2 मई, यानी अभी जुलाई चल रहा है, 2 मई 2025 को माँ बेटी जोधपुर से रिकवर किए गए थे। तो कोर्ट जो है अब इन दोनों को टाइम देगी। हो सकता है कि मीडिएशन वाली का दौर भी चले। अगर अवधेश फिर से इनको साथ रखना चाहे तो हो सकता है कि ये साथ वापस आ जाएं अपनी गलती मानते हुए, या फिर अगर तलाक लेना चाहे नेहा तो फिर उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा। लेकिन अब कम से कम ये मामला अंधेरे में नहीं है और 5 साल बाद ही सही
माँ बेटी को पुलिस ढूंढने में कामयाब हुई है, लेकिन इस मामले में पुलिस से ज़्यादा क्रेडिट मेरे हिसाब से अवधेश को ही जाता है, जिसने अपनी बेटी और अपनी बेटी की माँ यानी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जी जान से वो लगा रहा और फाइनली एक ऐप के ज़रिए, आधार ऐप के ज़रिए उस केस को क्रैक करने में उसने कामयाबी हासिल की। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस मामले में क्या आप पुलिस को क्रेडिट देना चाहेंगे या नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मामला, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक हनी ट्रैप का शिकार होकर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए उसने गंवा दिए थे। बहुत ही अफसोसनाक वो कहानी है और वो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी पर कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है मैं पढ़ता हूँ और जो सवाल अगर कुछ आप लोगों के होंगे तो उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। शिखर रयात के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा है कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। ऐसे मामले जिसमें कोई किसी को हनी ट्रैप करता है, फंसा लेता है या किसी भी तरह से कोई कमज़ोरी पकड़कर किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो इंसान को फ़ौरन बगैर देर किए हुए पुलिस के पास जाना चाहिए। आपकी बात 100% सही है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तो ये कि आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि आप कोई ऐसा फैसला करें जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ये तरीका होगा, हो सकता है कि ये अंजाम निकले। दूसरा अंजाम ये निकलेगा कि हो सकता है कि जो ब्लैकमेलर हो वो आपसे पैसे भी वसूले और उसके बाद आपकी जो कमज़ोरी है उसे दुनिया के सामने उजागर भी कर दे, तो फिर आखिरकार नुकसान ही नुकसान है। तो एक ही तरीका सही है, वो है पुलिस के पास जाना। दिल्ली पुलिस तो मैं देखता हूँ बहुत प्रोफेशनल है, नोएडा पुलिस भी बहुत प्रोफेशनल है। इस तरह के मामलों में फ़ौरन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तमाम चीज़ें जो है कॉन्फिस्केटेड कर लेती है, जब्त कर लेती है और जो भी दोषी हैं या आरोपी हैं उनको जो है हिलने का मौका नहीं मिलता। और जब पुलिस केस हो जाता है तो उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि पुलिस केस हो गया है तो पब्लिक में कोई चीज़ हम डाल दें, क्योंकि उनको पता है कि अगर पुलिस ने पकड़ा तो हो सकता है कि पब्लिक में कोई चीज़ आम कर देने, कोई प्राइवेट तस्वीर किसी की डाल देने की कीमत जो है उसे डबल चुकानी पड़ेगी। मैंने वो कहा था ना कि बहुत कायदे से पूछताछ की तो वो कायदा बढ़ जाएगा। देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा है, कमेंट किया है कि यंग जनरेशन शुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। बिल्कुल आपने सही बात कही। अक्षय है, उन्होंने भी युवा पीढ़ी के बारे में ये कहा है कि युवा पीढ़ी समझ ले कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और अगर इस संक्रमण से बचना है और अपनी इज्जत, जान, पैसा प्यारा है तो इन चक्करों में न पड़े। आपका ये जो कमेंट है ना, मेरे ख्याल से ये थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड लाइनर टाइप का कमेंट है मेरे हिसाब से। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, प्यार जैसी चीज़ होती है, लेकिन वो कहते हैं ना बड़े धोखे हैं इस राह में, तो थोड़ा संभल कर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी आदमी के साथ ओवरनाइट इतना क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर तब तो बिल्कुल ना हो जब आप किसी होटल में या कहीं जा रहे हों, क्योंकि आजकल पिन होल कैमरा भी आता है, इतना छोटा कैमरा कि आप देख नहीं सकते और आपकी सारी गतिविधियां, यहाँ तक कि ऑडियो तक रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सावधान रहें, किसी पर आंख मूंद करके यकीन न करें। कुमार दिल नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने कीप इट अप ब्रो लिखा है, थैंक यू वेरी मच, कॉम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। और इसके अलावा दिलावर रज़ा का कमेंट है, स्वागत है आपका। और इन्होंने कहा है कि उस मामले में जिन लोगों ने हनी ट्रैप करके एक आदमी का जीना मुहाल कर दिया, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। भारती रामप्पा ये है, और ये भारती फ्रॉम मेलबर्न ये लिख रही हैं, और इन्होंने लिखा है कि ही वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट कैंसर बट लॉस्ट इन क्रिमिनल्स वेब। बिल्कुल आपने सही बात कही। वही है ना, कई बार इंसान जो है लड़ते लड़ते बहुत थक जाता है। कायदे से तो थकना मना है, क्योंकि जब तक सांस तब तक आस, लेकिन हर आदमी का अपना माइंडसेट होता है और सोशल प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रदीप भांबू जी ने भी कमेंट किया है, आनंदी हमारी रेगुलर लिसनर है, उन्होंने भी कमेंट किया है, स्वागत है आपका। रावत का छोरा इस नाम से एक आईडी है और ये राजस्थान राजसमंद ज़िले से हैं। देखिए ये भी अच्छा, रावत तो मेरे ख्याल से जो अपने पहाड़ी भाई हैं उत्तराखंड के, उनका सरनेम होता है। तो राजस्थान में रावत का छोरा क्या कर रहा है, मुझे बताइएगा, क्या राजस्थान में भी रावत होते हैं? निवेदिता गुप्ता हमारी लिसनर हैं, उन्होंने कहा है कि आज आपकी खुलकर हंसने से बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही हंसते रहिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच निवेदिता जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुरभि स्टार के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है, हर्ष
सकारिया का कमेंट है, स्वागत आपका। और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। मिस्टर डॉलर फरजाना अहमद का कमेंट है, सर खैरियत से है आप, आपकी कहानी रोज़ सुनते हैं, इन्होंने लिखा है। दीपमाला इन्होंने कहा है कि शम्स सर को सुनते सुनते अब मैं आपकी कहानियाँ भी सुनने लग गई हूँ। और भी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट में अच्छी बातें लिखी है। हालांकि इन्होंने ये लिखा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने लिखा है कि सुनते सुनते कब आपकी फ़ैन बन गई पता नहीं चला। तो मैं ना अपने आप को इस काबिल समझता नहीं हूँ कि कोई मेरा फ़ैन बने। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। फ़ैन जैसा वर्ड जब आप लिखते हैं ना तो मुझे अजीब सा फील होता है। मुझे लगता है यार मुझ में ऐसा क्या है कि कोई फ़ैन बने मेरा। तो मतलब एनीवे, मतलब ये आपका बड़प्पन है और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मेरी कुरियन का भी कमेंट है और इन्होंने ये कहा है कि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है। बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंट होना एक और चीज़ है। हमने कई बार ये देखा है, आपकी बात सही है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत कामयाब है। आज की तारीख में कामयाबी का पैरामीटर क्या है? बहुत ज़्यादा पैसे होना, और अगर लड़का है तो बहुत खूबसूरत बीवी होना, अच्छी गाड़ी होना, मकान होना, यही सब तो कामयाबी का पैमाना है। और लड़की है तो यही सारी चीज़ें, बस खूबसूरत बीवी की जगह हैंडसम हस्बैंड कर दीजिए। तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें जिस आदमी के पास है वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वाइस हो। तो इसीलिए कामयाब होना और इंटेलिजेंट होना दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। रणवीर कुहार ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। मीता मौलिक के नाम से एक आईडी उन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि हनी ट्रैप भी बंद नहीं होगी और आदमी भी नहीं सुधरेगा। इनका ये कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैन विल ऑलवेज बी मैन, इन्होंने कहा। अच्छा ठीक है, मीता जी को मर्दों से बड़ी मतलब इस मामले में जो है थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि सेक्सिस्ट कमेंट है ये। क्योंकि मैं देखिए, अब हनी ट्रैप हुआ अगर मान लीजिए किसी पुरुष का, मैन विल बी मैन आप कह देती हैं, तो हनी ट्रैप जिसने किया वो तो एक महिला है, लड़की है। तो इसीलिए जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कोई भी ज़ात, धर्म, एरिया, या ठीक उसी तरह से कोई भी जेंडर किसी खास मामले के लिए दोषी है और किसी खास मामले के लिए निर्दोष है, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता। क्राइम तो हर कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, अक्रॉस ऑल वॉक्स ऑफ द सोसाइटी क्राइम होता है। चाहे वो मतलब वो चाहे कोई भी सेक्स हो और कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजियन हो, कोई भी एरिया हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश कांधार साहब का भी कमेंट है और परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता। आज की स्टोरी पर आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।